अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट इमरान जावेद और मेरे साथ है माज अहमद। आप देख रहे हैं नाज़िन गोल्डन बूट और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। प्रीमियर लीग में होगा धमाकेदार मुकाबला, टॉटनहम और आर्सेनल की टीमें आपस में टकराएंगी। प्रीमियर लीग के दूसरे मैच में चेल्सी और एस्टन विला का होगा मुकाबला। प्रीमियर लीग के तीसरे मैच में लिवरपूल और वेस्ट हैम आपस में टकराएंगी। जब तक मेरी टांगें इजाजत देंगी मैं फुटबॉल खेलता रहूंगा, ऐसा किस खिलाड़ी ने कहा। पेप गार्डियोला ने अर्जेंटीनी खिलाड़ी जूलियन अल्वारेज की तारीफों के पुल बांध दिए। रोनाल्डो स्पेनी गोलकीपर डेविड डी हया को सऊदी प्रो लीग में लाने में नाकाम। न्यूकैसल ब्रूनो गुइमारेज को साइन करने में कामयाब। जैसे लिंगार्ड ने सऊदी क्लब को फ्री एजेंट के तौर पर ज्वाइन कर लिया। सैफ चैंपियनशिप अंडर 19 में पाकिस्तान और मालदीव का मैच बराबर। 6 मुल्की टूर्नामेंट सेमीफाइनल में पहुंचने की जंग, पाकिस्तान और सऊदी अरब का मैच कल होगा। वेलकम बैक। से नाज़िन गोल्डन बूट में बात करेंगे प्रीमियर लीग के मैच जो कि आर्सेनल और टॉटनहम के दरमियान खेला जाएगा और दोनों ही टीम्स जो हैं प्रीमियर लीग के अंदर काफ़ी शानदार खेल का मुजाहरा कर रही हैं। और माज अगर बात करूँ, आर्सेनल और टॉटनहम दोनों ही टीम्स जो हैं लीग के अंदर काफ़ी पजीराई हासिल करने में कामयाब रही हैं। जी हाँ, आप इनका तारीखी पस मंज़र भी देखें दोनों क्लब्स का, तो आर्सेनल भी मुतअद्दिद मरतबा इंग्लिश फुटबॉल सिस्टम में अपनी धाक बिठाने में कामयाब रही है। इंग्लिश प्रीमियर लीग की बहुत बार चैंपियन रही है और फिर दूसरे दर्जे के जो मुकाबले हैं, सेकंड डिवीज़न के जो मैचेस हैं, उनमें भी सुपर कप और FA कप की मुतअद्दिद मरतबा चैंपियंस रही हैं। ना सिर्फ आर्सेनल बल्कि टॉटनहम को भी अगर देखा जाए तो टॉटनहम भी मुतअद्दिद मरतबा चैंपियन हो चुकी है। अगर अभी देखा जाए इनकी परफॉर्मेंस रवां सीज़न में देखा जाए तो अभी वो पॉइंट्स टेबल में चौथी पोजीशन पर हैं। एग्जैक्टली माज, अगर आर्सेनल की बात करें तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में तो काफ़ी शानदार उन्होंने खेल का मुजाहरा किया, लेकिन यूरोप में होने वाली लीग्स के अंदर आर्सेनल थोड़ी कमज़ोर नजर आती है। और अगर आर्सेनल और टॉटनहम की अगर प्रीवियस मैच की बात करूं तो नाज़िन वो भी काफ़ी शानदार मैच रहा। दोनों टीम्स की तरफ से काफ़ी अच्छे खेल का मुजाहरा किया गया। और नाज़िन अगर दोनों टीम्स के हेड टू हेड के ऊपर नज़र डालें तो नाज़िन आप जान सकेंगे कि कौन सी टीम की पोजीशन ज़्यादा बेहतर है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दोनों टीम्स के दरमियान 31 मैचेस अब तक खेले जा चुके हैं, जबकि आर्सेनल ने जो है वो 13 मैचेस में कामयाबी हासिल की है, जबकि टॉटनहम की टीम सिर्फ 11 मैचेस में कामयाबी हासिल करने में जो है वो कामयाब रही है, जबकि 7 मैचेस दोनों टीम्स के दरमियान ड्रॉ हुए। और नाज़िन अगर लास्ट मैचेस की बात करूं तो आर्सेनल ने 2-0 से मैच में कामयाबी हासिल की। अगले मैच में भी 3-1 से उन्होंने कामयाबी हासिल की, जबकि तीसरे मैच की अगर बात करूं तो वहां पर टॉटनहम ने जो है 3-0 से इस मैच में जो है आर्सेनल को शिकस्त दी थी। जबकि लास्ट मैच की अगर बात करूं तो वहां पर भी जो है आर्सेनल की टीम 3-1 के साथ जो है वो कामयाब रही। तो माज यहाँ पर आर्सेनल की टीम अगर बात करूं प्रीमियर लीग के अंदर तो काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। जी हाँ, फिलहाल तो लेकिन टॉटनहम टेबल पर अगर आप उनको अभी फ़िलहाल देखें तो टेबल पर उनकी दूसरी पोजीशन है और आर्सेनल 4th पोजीशन पर है। इसकी एक रीज़न भी है। आर्सेनल को अगर हम उनके अभी रिसेंटली जो ट्रांसफ़र्स हुई हैं उनकी रोशनी में अगर देखें तो आर्सेनल ने इंग्लिश खिलाड़ी डेक्लन राइस को ऐड किया है बतौर मिडफील्डर और फिर अपनी डिफेंसिव मिडफील्ड को भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया है। और अगर जीत की पेशेंगोई भी देखी जाए तो दोनों टीम्स के मुकाबले में 57% चांसेस हैं आर्सेनल के जीतने के जो बताए जा रहे हैं, पेशगोई की जा रही है, और 22% सिर्फ चांसेस बताए जा रहे हैं टॉटनहम के जीतने के। अगर प्रीमियर लीग की अगर बात की जाए तो वहां पर तो आर्सेनल ज़्यादा डोमिनेट नज़र आ रही है टॉटनहम में, लेकिन ओवरऑल अगर प्रीमियर लीग के दूसरे मैचेस की बात करूं तो टॉटनहम वहां पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आर्सेनल के लिए अगर मैदान में वो दोबारा उतरते तो आर्सेनल के खिलाफ उनको किस तरह की स्ट्रैटेजी जो है वो अपनानी पड़ेगी? वो अपने रिवायती अंदाज में खेलेंगे, वो प्रेस भी करेंगे, वो अटैक भी करेंगे। उनके पास बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। टॉटनहम के पास भी कुछ इसी तरह का आना जाना लगा रहा है। उन्होंने रिसेंटली इंग्लिश कप्तान को जर्मन लीग दिया है, बायर्न म्यूनिख की तरफ से। अब हैरी केन खेलते हुए दिखाई देंगे, वो पहले टॉटनहम में थे। इसी तरह उन्होंने तबादले में एक और खिलाड़ी अभी नया ऐड भी किया है, जेम्स मैडिसन, वो भी इंग्लिश फुटबॉल लीग खेल चुके हैं। आपको लगता है कि शफलिंग की वजह से इस तरह के रिजल्ट सामने आ रहे हैं? रिजल्ट्स, जी हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल जो है इस पे कमेंट किया जा सकता है कि तबादले से खिलाड़ियों के ऊपर भी दबाव आता है, टीम की स्ट्रैटेजी भी चेंज होती है, नए खिलाड़ियों के साथ हम आहंगी बनाने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है। सो नाज़िन, अगर टॉटनहम और आर्सेनल के हम सीजन सो फार के ऊपर एक नज़र डालें तो आप जान सकेंगे कि किस तरह के रिजल्ट सामने आए। और नाज़िन, चौथी पोजीशन पर जो है वो आर्सेनल की टीम है, जबकि दूसरी पोजीशन पर जो है वो टॉटनहम की टीम है। 4-4 मैचेस दोनों टीमों ने प्रीमियर लीग के अंदर जीते हैं, जबकि दोनों टीम्स का एक मैच ड्रॉ भी हुआ है। हारी अभी तक कोई भी टीम जो है वो कोई भी मैच नहीं हारी और इस मैच में फैसला हो जाएगा कि इस मैच में बाद
आर्सेनल पहली शिकस्त का सामना करती है या टॉटनहम, जबकि नाज़रीन अगर बात की जाए गोल्स पर मैच की तो 1.8 आर्सेनल है जबकि 2.6 जो है वो टॉटनहम है। गोल्स कंसीडर पर मैच की अगर बात करूं नाज़रीन तो 0.8 आर्सेनल के पॉइंट्स हैं जबकि 1.0 यहां पर टॉटनहम की। जबकि क्लीन शीट्स की बात करें तो दोनों को जो है दो माज यहां पर क्लीन शीट्स मिली हैं। जी हाँ, और टॉटनहम को अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकल मैं पर्सपेक्टिव में बात करना चाह रहा था कि टॉटनहम गुज़िश्ता 30 साल से ज़ायद के अरसे में आर्सेनल के ख़िलाफ़ मुसलसल जो एक उनकी जो जीतने की सलाहियत है उसको ख़त्म नहीं कर सके हैं। वो जब भी आर्सेनल के मुकाबले में आए हैं वो हारे हैं। अगर आर्सेनल इस मरतबा भी जीत जाता है तो वो गुज़िश्ता 30 साल में इनके खिलाफ मुसलसल 3 मैचेस जीतने का एक रिकॉर्ड बना देंगे। माज, आपको लगता है कि टॉटनहम जो है प्रेशर में आ जाती है जब आर्सेनल के मुकाबले मैदान में होती थी, जबकि ओवरऑल देखा जाए तो प्रीमियर लीग के होने वाले 4 मैचेस में उन्होंने शानदार कामयाबी समेटी है। जी हाँ, अभी जो रवां सीज़न है उसके अंदर उनकी कामयाबी पर शक नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है। लेकिन आर्सेनल का जो तारीखी आप देखते हैं उनका जो हिस्टोरिकल बैकड्रॉप है उसमें उन्होंने टॉटनहम को काफ़ी मरतबा हराया है। और उन आदाद शुमार की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो आर्सेनल को एक नफसियाती बर्तरी टॉटनहम के ऊपर ये लाजमी है कि उनको एक नफसियाती बर्तरी उन पर ज़रूर होगी। अगले मैच में आपको लगता है कि टॉटनहम जो है आर्सेनल को हराने में कामयाब होगी या फिर उसको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी आर्सेनल को जो है प्रीमियर लीग के अंदर शिकस्त देने के लिए? अगर पेशगोई के मुताबिक देखा जाए तो आर्सेनल की जीत के चांसेस ज़्यादा हैं, हाँ, लेकिन टॉटनहम के पास मुकम्मल सलाहियत मौजूद है कि वो आर्सेनल जैसी टीम को हरा के अपसेट कर सकती है। सो नाज़रीन, अगर आर्सेनल और टॉटनहम की बात करें तो दोनों टीम्स के अंदर काफ़ी शानदार खिलाड़ी और परफॉर्मर भी नजर आते हैं। और दोनों टीम्स की अगर बात करूँ नाज़रीन को उनके परफॉर्मेंस की भी बात करूँ तो उनके स्टैट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। कौन से खिलाड़ी जो है वो अपनी टीम की तरफ से अब तक सबसे ज्यादा अच्छे परफॉर्मर रहे। और नाज़रीन अगर टॉप स्कोरर की बात करूं तो आर्सेनल की तरफ से साका जो है वो टॉप स्कोरर हैं 2 गोल करके, जबकि सून की बात करूं तो नाज़रीन उन्होंने भी 3 गोल्स किए, जबकि एक्सपेक्टेड गोल्स की अगर बात करूं तो 2.2 रहा है साका का, जबकि 1.6 जो है वो सून का रहा है। और असिस्ट करने की अगर बात करूं जो कि काफ़ी अहमियत रखती है मैच के दौरान, तो साका 2 दफ़ा जो है वो असिस्ट करने में कामयाब रहे हैं, जबकि सून जो है वो अभी तक किसी को भी असिस्ट करने में उनका जो है फिगर वो 0 रहा है। जबकि मिनट्स पर गोल की बात करें तो 275 जो है साका के पॉइंट्स हैं, जबकि 136 जो है वो सून के रहे हैं। शॉट्स ऑन टारगेट पर मैच तो नाज़रीन 1.7 जो है वो साका का है, जबकि सेम ही सून का भी 1.7 है। और प्लेयर ऑफ द मैच की अगर बात करें तो साका 3 दफ़ा अपनी टीम की तरफ से शानदार खेल का मुजाहरा करके मैन ऑफ द मैच करा रहे हैं, जबकि सून अभी जो कि फ्रेश हैं मैं कहूँगा टॉटनहम में, लेकिन वो भी 1 दफ़ा मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं। और दोनों टीम प्लेयर्स की अगर बात करूँ नाज़रीन तो दोनों प्लेयर्स जो हैं वो 5-5 मैच खेल चुके हैं। अभी बुकायो साका के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा इमरान, ये आर्सेनल के ऐसे डिपेंडेबल स्ट्राइकर हैं जिन पर वो गुज़िश्ता सीज़न भी और इस सीज़न में भी वो बड़ा एतमाद करते रहे हैं। कुछ देखने में आया है कि पेनल्टीज उनसे मिस हुई हैं, वो दबाव का शिकार भी रहे हैं, लेकिन बुकायो साका एक नौजवान और बासलाहियत स्ट्राइकर हैं। आर्सेनल के लिए इंग्लिश प्लेयर हैं, इंग्लिश टीम में भी खेलते हैं, तो इसीलिए एक उनको एडवांटेज भी है। वो इंग्लिश कंडीशंस को समझते हैं, इंग्लिश फुटबॉल का टेम्परामेंट समझते हैं। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि आइंदा मैचेस में और इस सीज़न में भी आर्सेनल का डिपेंड जो है वो बुकायो साका पर बहुत ज़्यादा होगा। आज बुकायो साका की अगर बात करें तो आर्सेनल को उसका बेनिफिट तो होगा, काफ़ी शानदार खिलाड़ी हैं। और अगर नाज़रीन उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस की बात करें तो काफ़ी शानदार रही। और आर्सेनल और टॉटनहम की बात करें, दोनों ही टीम्स के अंदर काफ़ी शानदार परफॉर्मर है। प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूँ नाज़रीन तो प्रीमियर लीग के दूसरे मैच की बात करूँगा, और वो भी काफ़ी बड़ा मैच है जो कि चेल्सी और एस्टन विला के दरमियान खेला जाएगा। और माज अगर एस्टन विला और चेल्सी की बात की जाए तो काफ़ी मजबूत टीमें हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। जी हाँ, लंदन का क्लब चेल्सी अभी फ़िलहाल अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस और तबादलों को लेकर जो उनकी र्यूमर्स उड़ती रही हैं उस हवाले से वो काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दिए हैं। लेकिन उनकी ख़वातीन टीम की अगर आप कारकर्दगी देखें तो वो इस मरतबा वो चैम्पियंस लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग वुमेन सुपर लीग जीत चुकी हैं। और लेकिन ख़वातीन के मुकाबले में उनकी जो मर्दों की टीम है उसकी वो कारकर्दगी नहीं है। अगर माज बात की जाए तो जिस तरह कि उनको फाइनेंशियली इश्यूज आ रहे हैं या अगर देखा जाए मैनेजमेंट के अंदर भी काफ़ी तब्दीलियां नज़र आ रही है, शायद यही वजह है कि चेल्सी की मेंस टीम जो है वो जिस तरह का परफॉर्म करती है वैसा वो कर नहीं पाएगी। लेकिन अगर प्रीमियर लीग की बात करें तो आपको लगता है कि एस्टन विला बआसानी उसको शिकस्त दे देगा? चेल्सी को अगर उनके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो उनको एस्टन विला पर एक सबकत रही है हमेशा से। चेल्सी लंदन का क्लब है और जैसा कि हम जिक्र करते रहे हैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी कि चेल्सी को तबादलों की और ट्रांसफ़र्स जो इस बार की भी ट्रांसफ़र विंडो थी
उसमें भी उनको खिलाड़ियों के तबादले के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी बात ये कि ब्राइटन के साथ भी इनका जो तबादला चल रहा है, ये ब्राइटन की अकेडमी से जो ग्रेजुएट प्लेयर्स हैं उनको अपनी टीम्स में इंडक्ट कर रहे हैं। सो नाज़रीन, चेल्सी और एस्टन विला की अगर बात करें तो मैच के जैसे रिजल्ट्स आएंगे उनसे भी आपको आगाह कर दिया जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा दोनों टीम्स के दरमियान। और लेकिन नाज़रीन, अगर दोनों टीम्स के हेड टू हेड के ऊपर नजर डालें तो आप जान सकेंगे कि कौन सी टीम की पोजीशन ज़्यादा बेहतर है। हेड टू हेड में आप देख सकते हैं कि 23 मैचेस जो है दोनों टीम्स के दरमियान हुए हैं, जबकि चेल्सी ने 14 मैचेस में कामयाबी हासिल की है, जबकि अगर एस्टन विला की बात करूं तो सिर्फ 5 मैचेस में उनको कामयाबी हासिल हुई है। 4 मैचेस दोनों टीम के दरमियान जो है वो ड्रॉ हुए हैं। अगर पिछले मैचेस की बात करूं तो नाज़रीन, एस्टन विला ने 2-0 से जो है उसको मैच में शिकस्त दी थी, जबकि दूसरे मैच की बात करूं वहां पर भी जो है एस्टन विला 1-0 से बर्तरी हासिल करने में कामयाब रहा। जबकि तीसरे मैच की बात करूं नाज़रीन तो यहाँ पर चेल्सी ने जो है 2-0 के बड़े मार्जिन से जो है वो एस्टन विला को शिकस्त दी। और लास्ट मैच में भी जो है 3-1 का मुकाबला रहा और चेल्सी ने यहाँ पर भी जो है शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए इस मैच में कामयाबी हासिल की। और नाज़रीन, काफ़ी अच्छी रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। अगर पिछले प्रीमियर लीग के मैचेस की बात करूं तो दोनों टीम जो है 2-2 मैचेस में कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। जी हाँ, इस बार भी इनके दरमियान बड़े सख्त मुकाबले की तवक्को है और ये देखने के लायक होगा कि कौन सी टीम सबकत ले जाती है इस मरतबा। सो नाज़रीन, सीजन सो फार के ऊपर एक नज़र डालते हैं जिसमें आप जान सकेंगे कि किस तरह के रिजल्ट सामने आते हैं। और नाज़रीन, सीजन सो फार में आप देखें तो टेबल पोजीशंस के ऊपर जो है चेल्सी की 4थी पोजीशन है, जबकि एस्टन विला जो है वो 7वीं पोजीशन पे है। और अगर प्रीमियर लीग के मैचेस की बात करूं तो चेल्सी ने 1 मैच में कामयाबी हासिल की है, जबकि यहाँ पर एस्टन विला 3 मैचेस जो है उसमें कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहा है। चेल्सी के 2 मैचेस ड्रॉ हुए हैं, जबकि एस्टन विला का कोई भी मैच जो है वो ड्रॉ नहीं हुआ। चेल्सी ने 2 मैचेस में शिकस्त का सामना किया है, जबकि एस्टन विला भी 2 मैचेस में शिकस्त का मजा चख चुका है। जबकि गोल्स पर मैच की बात करूं तो चेल्सी जो है 1.0 के साथ है, जबकि एस्टन विला जो है 2.2 के साथ है। गोल्स कंसीडर पर मैच की अगर बात करूं नाज़रीन तो चेल्सी 1.0 फिगर है उसका, जबकि आर्सेनल जो है 2.0 के साथ है। और क्लीन शीट्स की बात करूं तो नाज़रीन चेल्सी को 2 क्लीन शीट्स मिली है, जबकि एस्टन विला को जो है वो 1 शीट मिली है यहाँ पर। और नाज़रीन, यहाँ पर भी देखा जाए तो दोनों टीम्स के जो पोजीशंस हैं मार्क्स तकरीबन सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क जो देखने में आया, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, लेकिन जो थोड़ा सा फर्क मुझे देखने में आया जिस पर मैं कमेंट करना चाहता था कि अगर चेल्सी ने गोल्स किए नहीं है तो उन्होंने गोल्स अपने अगेंस्ट करवाए भी नहीं है। एस्टन विला को थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज जरूर है कि उन्होंने अगर गोल्स किए हैं तो उन्होंने गोल्स कंसीड भी किए हैं। अगर वो उनका गोल पुल जो है आपको लगता है वहां पर वो थोड़े कमजोर लगते हैं आपको? वो उनको शायद अपनी स्ट्राइकर्स की एबिलिटी और स्ट्रेंथ और स्टेमिना पर काम करना पड़ेगा, या कुछ टेक्निक में तब्दीली लानी पड़ेगी, टैक्टिकली चेंजेस जो है वो इंप्लीमेंट करना पड़ेंगी, फिर ही नताइज मुख्तलिफ हो सकेंगे। सो नाज़रीन, अगर दोनों टीम्स के प्लेयर्स की बात करें तो काफ़ी शानदार खिलाड़ी का कॉम्बिनेशन है इनके स्क्वाड में। और अगर टॉप स्कोर की बात करें तो स्टर्लिंग जो है वो चेल्सी की तरफ से 2 गोल्स करके टॉप स्कोरर है, जबकि अगर एस्टन विला की बात करूं तो उन्होंने भी 2 गोल्स किए हैं। और एक्सपेक्टेड गोल्स की अगर बात करूं तो 1.7 रहा है स्टर्लिंग की तरफ से, जबकि डियाबे जो है वो 1.0 पे है। असिस्ट करने की बात करें तो स्टर्लिंग की तरफ से कोई भी असिस्ट नहीं हुआ, जबकि डियाबे जो है वो 2 दफ़ा असिस्ट करने में कामयाब रहे। मिनट्स पर गोल की बात करूं तो 220 रहा है स्टर्लिंग का, जबकि डियाबे जो है 202 के साथ है। शॉट्स ऑन टारगेट पर मैच की अगर बात करूं तो नाज़रीन यहाँ पर स्टर्लिंग जो है 3.0 के साथ है, जबकि डियाबे की बात करूं तो 1.7 रहा है उनका फिगर। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं तो स्टर्लिंग 1 दफ़ा मैन ऑफ द मैच रहे हैं, जबकि डियाबे 1 दफ़ा भी जो है वो मैन ऑफ द मैच करार नहीं पाए। मैच प्लेयर की बात करूं तो दोनों खिलाड़ी जो है 5-5 मैचेस खेल चुके हैं। और नाज़रीन, यहाँ पर अगर बात की जाए तो स्टर्लिंग जो है वो ज़्यादा मजबूत पोजीशन में नजर आते हैं मास। जी हाँ, और ये काफ़ी अभी तजुर्बा भी है, वर्ल्ड कप के लिए भी दस्तयाब थे इंग्लैंड की टीम में, बट अनफॉर्चुनेटली वो खेल नहीं सके, उन्हें वापस आना पड़ा था। एक इंसिडेंट था उनका फैमिली का, वो उस वक्त उसने बड़ी हाइप क्रिएट की थी सोशल मीडिया पर भी। रहीम स्टर्लिंग दोनों अब अपनी अपनी टीम के लिए इस वक्त इन्फॉर्म भी हैं, स्कोर भी कर रहे हैं। मूसा डियाबे की बात करें आप या रहीम स्टर्लिंग की करें, दोनों अपनी अपनी टीम के लिए इन्फॉर्म है। रहीम स्टर्लिंग का फॉर्म में आ जाना चेल्सी के लिए एक बहुत खुशाइंद बात है। सो नाज़रीन, अगर रहीम स्टर्लिंग की बात करें तो उनकी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंसेज रही, तो गोल करने के बाद माज उनका जो जश्न मनाने का जो है बड़ी एक्साइटमेंट नजर आई हो। तो नाज़रीन, प्रीमियर लीग की अगर बात करें तो प्रीमियर लीग के तीसरे मैच की बात करेंगे जो कि लिवरपूल और वेस्ट हैम के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच भी मैं कहूँगा कि प्रीमियर लीग का एक कांटेदार मैच होगा, क्योंकि दोनों टीम्स की अगर खिलाड़ियों की बात करें तो काफ़ी शानदार खिलाड़ी है। लेकिन माज अगर लिवरपूल और वेस्ट हैम की बात करें तो आप इन दोनों टीम्स में से फेवरेट टीम किसको करार देते हैं? लिवरपूल की इमरान रेपुटेशन जो है वेस्ट हैम के मुकाबले में थोड़ी सी बेहतर है,
क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास टॉप खिलाड़ी भी हैं, दुनिया भर से उनके पास टैलेंट मौजूद है। और मोहम्मद सलाह हैं, वर्जिल वैन डाइक हैं, डार्विन न्यूनीज हैं। मोहम्मद सलाह तो काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी नज़र आ रहे हैं माज। हाँ, वो तो बहुत शानदार फॉर्म में भी हैं। और फिर डिफेंसिव जो उनके खिलाड़ी हैं, डिफेंसिव मिडफील्डर हैं जो वर्जिल वैन डाइक, उनको भी दुनिया का बेहतरीन डिफेंडर माना जाता है। डार्विन न्यूनीज जो यूरुग्वे के खिलाड़ी हैं, उनको भी स्ट्राइकर्स में बड़ा बेहतरीन गर्दाना मतलब जाता है। आपकी नज़र में लिवरपूल के अंदर एक अच्छा कॉम्बिनेशन है खिलाड़ियों का, और आपको लगता है कि वेस्ट हैम से बेहतर परफॉर्म भी कर रहे हैं और बेहतर खिलाड़ी भी हैं? जी हाँ, अब ये ना हो, ऐसा ना कुछ हो जाए कि उनके जो हो सकते हैं। जी हाँ, हो सकते हैं। और उनके जो मैनेजर हैं जर्गन क्लॉप, वो भी आजकल खबरों का हिस्सा थे क्योंकि उनको जर्मन टीम की कोचिंग ऑफर की जा रही थी। अगर ऐसा कुछ इनकी परफॉर्मेंस को मुतासिर नहीं करता, यानी कि फील्ड से बाहर की खबरें अगर इनकी परफॉर्मेंस मुतासिर नहीं करती, तो डेफिनेटली लिवरपूल को एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा उन पर। सो नाज़िर, लिवरपूल और अगर वेस्ट हैम के मैचेस की बात करें तो दोनों टीम्स काफ़ी शानदार टीमें हैं और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी भी हैं इनमें, लेकिन अगर इनके प्रीवियस मैच की बात करूं तो वो भी काफ़ी शानदार मैच रहा था। और नाज़िर, अगर दोनों टीम्स के हेड टू हेड के ऊपर नज़र डालें, हेडसेट्स की बात करूं नाज़िर, तो अब तक 26 मैचेस इन दोनों टीम्स के दरमियान हुए हैं। लिवरपूल ने आज 16 मैचेस में कामयाबी हासिल की और यहाँ पर नाज़िर वेस्ट हैम सिर्फ 6 मैचेस में कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहा है, जबकि दोनों टीम्स के दरमियान 4 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। और नाज़िर, अगर पिछले मैचेस की अगर बात करूं तो लिवरपूल ने 2-1 से कामयाबी हासिल की और दूसरे मैच में भी लिवरपूल ने 1-0 से कामयाबी हासिल की। तीसरे मैच में भी नाज़िर अगर बात करूं तो यहाँ पर वेस्ट हैम ने 2 के मुकाबले 3 गोल करके कामयाबी हासिल की, जबकि लास्ट मैच की बात करूं यहाँ पर लिवरपूल ने एक दफ़ा फिर शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 1 के मुकाबले 3 गोल्स कर इस मैच में भी कामयाबी हासिल की। और माज, यहाँ पर लिवरपूल की टीम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जी हाँ, आप अगर आदादो शुमार के मुताबिक देखें तो लिवरपूल ने ज़्यादा मैचेस जीते हैं, ड्रॉ भी बहुत कम हुए हैं, लेकिन वेस्ट हैम को उन्होंने बहुत कम जीतने दिया है। तो ये पेशगोई की जा सकती है कि लिवरपूल के जीतने के चांसेस इस मैच को बहुत ज़्यादा हैं। माज, यही वजह थी शायद जब मैंने आपसे पूछा था कि आपकी फेवरेट टीम कौन है, तो आपने लिवरपूल के काफ़ी खिलाड़ियों के नाम भी बताए और रिजल्ट्स देखने के बाद तो वाज़ेह हो रहा है कि लिवरपूल की टीम काफ़ी डोमिनेट रही है इस टीम के ऊपर। और नाज़िन, अगर सीज़न सो फार की बात करूँ दोनों टीम्स के बारे में, तो नाज़िन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टेबल पोजीशंस के ऊपर जो है वो लिवरपूल की तीसरी पोजीशन है, जबकि वेस्ट हैम जो है वो छठी पोजीशन पे। मैचों की अगर कामयाबी की बात करूं तो लिवरपूल ने 4 मैचेस में कामयाबी हासिल की है, जबकि वेस्ट हैम 3 मैचेस में कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहा है। दोनों टीम्स का 1-1 मैच ड्रॉ हुआ है और अगर हारने की बात करूं तो लिवरपूल अभी तक कोई मैच नहीं हारा, जबकि वेस्ट हैम को 1 मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। गोल्स पर मैच की बात करूं तो लिवरपूल 2.4 है, जबकि वेस्ट हैम 2.0 के साथ है। गोल्स कंसीडर पर मैच की नाज़िन बात करूं तो 0.8 रहा है लिवरपूल का, जबकि यहाँ पर वेस्ट हैम 1.4 के साथ है। और नाज़िन, क्लीन शीट्स की अगर बात करूं तो लिवरपूल को एक शीट मिली है, लेकिन वेस्ट हैम को क्लीन शीट अभी तक नहीं मिली। और नाज़िन, यहाँ पर भी जो है देखा जाए तो दोनों टीम्स की तरफ से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं और पॉइंट्स टेबल के ऊपर बात कीजिए तो लिवरपूल पोजीशन में वहाँ पर भी बेहतर है। और नाज़िन, अगर बात कीजिए दोनों टीम्स के परफॉर्मेंस की, तो दोनों टीम्स के अंदर इतने शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं। और अगर इन दोनों टीम्स के टॉप स्कोरर्स की बात की जाए तो लिवरपूल की तरफ से मोहम्मद सलाह जो है वो अपनी टीम की तरफ से टॉप स्कोरर रहे हैं और काफ़ी शानदार उन्होंने मैचेस के दौरान गोल्स किए। और माज मोहम्मद सलाह काफ़ी एक्टिव होने के साथ साथ अगर देखा जाए तो उनको दिमागी तौर पर भी काफ़ी एक्टिव है। जब देखते हैं कि मुझे यहाँ से भी मौका मिलेगा गोल करने का, तो वो मौका भी अपने हाथ से नहीं गंवाते। लेकिन नाज़िन, अगर वेस्ट हैम की बात कीजिए तो वेस्ट हैम के अंदर भी काफ़ी शानदार खिलाड़ी हैं और अगर उनके टॉप स्कोरर की बात कीजिए तो बोवन जो है अपनी टीम की तरफ से टॉप स्कोरर रहे। और माज, अगर लिवरपूल की बात की जाए या वेस्ट हैम की बात कीजिए तो दोनों तरफ ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि अपनी टीम को मैच जितवाने में एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। और नाज़िन, अगर मोहम्मद सलाह और बवॉन के स्टैट्स आपके साथ शेयर करूं तो आप देखेंगे कि दोनों खिलाड़ी जो कि अपनी टीम की तरफ से टॉप स्कोरर हैं, उन्होंने जो है मोहम्मद सलाह ने 2 गोल्स किए हैं, जबकि बवॉन की बात करूँ वो 3 गोल्स करके यहाँ पर 1 गोल की उनको बढ़तरी हासिल है। माज, अगर एक्सपेक्टेड गोल्स की बात करूँ तो 2.0 रहा है मोहम्मद सलाह की तरफ से, जबकि बवॉन जो है वो 2.3 के साथ हैं। जबकि असिस्ट करने की बात करें तो मोहम्मद सलाह 4 टाइम असिस्ट करने में कामयाब हुए हैं, जबकि बवॉन 1 दफ़ा। जबकि मिनट्स पर गोल की बात करूं तो यहाँ पर 216 रहा है मोहम्मद सलाह का, जबकि 150 जो है वो बवॉन का रहा है। शॉट्स ऑन टारगेट पर मैच की अगर बात करूं तो मोहम्मद सलाह यहाँ पर 2.0 के साथ रहे हैं, जबकि 1.5 के साथ बवॉन है जिनका ताल्लुक वेस्ट हैम के साथ है। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं तो नाज़िन,
मोहम्मद सलाह एक दफ़ा मैन ऑफ द मैच का एजाज़ हासिल करने में कामयाब रहे, जबकि वॉन की बात करूँ तो वो अभी तक एक दफ़ा भी मैन ऑफ द मैच का एजाज़ लेने में नाकाम रहे। दोनों खिलाड़ियों की अगर बात करूँ तो दोनों खिलाड़ी जो है अब तक 5-5 मैचेस खेल चुके हैं। दोनों ही काफ़ी शानदार खिलाड़ी है और नाज़रीन प्रोग्राम में मजीद न्यूज़ ऐड ऑन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सो नाज़रीन देखते हैं कि गोल्डन बूट लेटेस्ट में आज क्या है। अगर सबसे पहले बात करूं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की खबर सामने आई है। उन्होंने ट्विटर के थ्रू ट्वीट किया है दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो दे से रोनाल्डो इज डन बट इट्स नॉट ट्रू, आई विल कंटिन्यू टू प्ले अंटिल माय लेग्स से क्रिस्टियानो रोनाल्डो आई एम डन। सो नाज़रीन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वाज़े तौर पर यह बात कह दी है कि जब तक उनकी टांगें उनका साथ देंगी वो फुटबॉल खेलते रहेंगे और यही जज्बा है जो उनको सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बनाता है। और माज आप क्या कहते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस एज में भी इस जज्बे के साथ बात कर रहे हैं? जी हाँ, वो सुपरस्टार हैं और आई थिंक एक खिलाड़ी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ही ये होती है कि वो जब तक फिट है और जब तक दस्तयाब है उसे खेलते रहना चाहिए। अगर आप इनकी आप ओवरऑल भी परफॉर्मेंस देखें, जिन क्लब्स की तरफ से भी ये खेलते रहे, रियल मैड्रिड की जानिब से 200 से ज़ायद मैचेस खेले हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से भी वो इतने मैचेस खेले हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग हो, ला लीगा हो, दुनिया भर की लीग से, और अब तो सऊदी प्रो लीग का भी एक्सपीरियंस वो हासिल कर चुके हैं। और सऊदी प्रो लीग की अगर बात करें तो वहाँ पर भी उनको वैसे ही जो है फ़ैन फॉलोइंग नज़र आई है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर बात करें तो फ़ैन फॉलोइंग में मुझे लगता है कि वो सबसे आगे हैं और शायद यही जज्बा है उनका कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फ़ुटबॉल को पसंद करने वाले, खेलने वाले, देखने वाले जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पसंद करते हैं। तो नाज़रीन चलते हैं अपनी अगली लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ। पेप गार्डियोला, जूलियन अल्वारेज, ही इज़ फैंटास्टिक, ऑलवेज हैज़ गुड बिहेवियर, प्लेइंग और नॉट प्लेइंग, बीइंग अ वर्ल्ड चैंपियन और नॉट ऑलवेज द सेम। सो नाज़रीन अगर जूलियन अल्वारेज की बात करें तो वो ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड हो, उनका बिहेवियर माज हमेशा ही अच्छा रहता है और यही वजह है कि वो ना सिर्फ शानदार खिलाड़ी हैं बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा बिहेवियर है उनका। और ये जो इनकी इन सलाहियतों के मोतरफ हैं वो कोई आम आदमी भी नहीं है। आप ये देखें, मैनचेस्टर सिटी के वो मैनेजर हैं और वो ट्रेबल जीत चुके हैं। उन्होंने चैम्पियंस लीग भी जीती है, उन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग भी जीती है। और अगर वो उनकी तारीफ़ करते हैं कि जूलियन अल्वारेज जो अर्जेंटीनी स्ट्राइकर हैं वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो इनफरादी तौर पर इस तारीफ़ का उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। जी माज, बहुत अच्छी बात है कि ऑन फील्ड तो एक अच्छा बिहेवियर आता है कि देखा जाए तो एक बड़ी अग्रेसिव गेम है फुटबॉल, लेकिन वहाँ पर भी एक अच्छा बिहेवियर रखना मैं कहूँगा कि ये वाकई एक अच्छी बात है। और यही वजह है कि ऑफ फील्ड तो वो फिर उनके लिए ज़्यादा आसान होता है कि अपने बिहेवियर को अच्छा रखे। गोल्डन बूट रेडर्स की अगर बात करूँ तो नाज़रीन चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। और अगली खबर की अगर बात करूँ नाज़रीन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फेलिंग टू परस्यू डेविड डी हाया द ज्वाइन अल नसर। तो माज आपका क्या कहना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं लेकिन ताहाल अभी तक वो नाकाम रहे हैं? क्योंकि उनका डेविड के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड से एक मेंटल जो है वो इक्वेशन रही है और उनकी अभी वो वैसे भी फ्री एजेंट हैं और अभी तकरीबन चंद साल की फ़ुटबॉल उनकी बाकी है। अगर आप उनकी उम्र भी देखें तो 32 साल के वो खिलाड़ी हैं, तो कम से कम 4-5 साल तो क्लब कैरियर में तो उनके बाकी हैं। लेकिन वो फ्री एजेंट हैं, अभी किसी क्लब के साथ नहीं है। और सऊदी लीग में आप देखें दुनिया भर से सितारे जो हैं वो बुलाए जा रहे हैं और भारी भरकम मुआवजों के। आप करीम बेंजेमा को देख लें, उन्होंने नेमार को ख़रीद लिया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वहाँ हैं, एंगोलो कांते वहाँ हैं। और ख़बरों में ये भी था कि उन्होंने एम्बापे को भी दुनिया मतलब अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी। हाँ, और इसीलिए अभी मेरे ख्याल से क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी, ये जो खबर आई है वो इसी हवाले से आई है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनको उनके मैनचेस्टर यूनाइटेड के दौर से जानते हैं और वो चाहते थे कि वो अल नसर में उनके साथ ज्वाइन कर लें। एक अच्छी बॉन्डिंग होगी और शायद चाहते होंगे कि अल नसर के अंदर थोड़ी सी मजीद पोजीशन बेहतर हो जाएगी और इसलिए वो चाहते थे कि डेविड को भी जो है यहाँ पर ज्वाइन करें, लेकिन फिलहाल वो नाकाम रहे। तो नाज़रीन चलते हैं अपनी अगली लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ। न्यूकैसल एग्री न्यू डील विद ब्रूनो गोमरेज, हियर वी गो, इट्स डन, कॉन्ट्रैक्ट अंटिल जून 2028। और माज यहाँ पर तोसी की है यहाँ पर ब्रूनो ने और 2 जून 2028 तक जो है वो अब न्यूकैसल के साथ जुड़े रहेंगे। 100 बिलियन यूरोज़ के साथ जो है ये डील तय पाई है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ब्रूनो काफ़ी एक्साइटेड और हैप्पी नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि ये रिलीज़ क्लॉज है उनका जो 100 मिलियन का बताया जा रहा है और वैसे यूरोप में मिनिमम मुआहदे की जो मियाद है वो 4 साल है। और अगर ये रखी भी इसीलिए गई है, विच आई गेट अ फीलिंग अबाउट इट, कि ये इसीलिए रखी गई है कि खिलाड़ी को जब तक पीस ऑफ माइंड रहता है
वो बेहतर परफॉर्म करता है। शायद यही वजह कि ब्रूनो शानदार परफॉर्म कर रहे हैं और न्यूकैसल चाहता है कि उनको मजीद जो है कुछ देर अपने क्लब के साथ जोड़े रखे। तो नाज़रीन चलते हैं अपनी अगली लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ। और जैसे लिंगार्ड हैज़ ज्वाइंड अल इत्तेफाक ऑन ट्रेनिंग बेल्ट फॉर 1 मंथ एज ही स्टिल अवेलेबल एज फ्री एजेंट। और यहाँ पर जैसे लिंगार्ड एज अ फ्री एजेंट जो है उन्होंने ज्वाइन किया। और माज आप इसको किस तरह देखते हैं? फ्री एजेंट के तौर पर वो दस्तयाब थे और कुछ ना होने से तो डेफिनेटली उन्होंने अपने आप को दस्तयाब बनाना जो है वो लाजमी समझा है। अपने पुराने क्लब के साथ फ्री एजेंट वो क्यों थे? बिकॉज पुराने क्लब नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ मोस्ट प्रॉबेबली उनके मुआहदे में तजदीद नहीं हो सकी और उसमें तोसी भी नहीं हुई, इस वजह से वो फ्री एजेंट थे। ही वॉज नॉट विद एनी क्लब। और अगर ये उनके लिए वो सऊदी प्रो लीग के क्लब में शामिल हो रहे हैं, अल इत्तेफाक में वो जा रहे हैं, आप जैसे बता रहे हैं, तो ये उनके लिए शायद उनको लग रहा था कि ये मेरे लिए बेहतर है। शायद यही वजह कि अल इत्तेफाक के साथ उन्होंने जो है मुमकिन है उनके लिए इससे और अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल सकते हैं। सो नाज़रीन ये थी गोल्डन बूट की लेटेस्ट न्यूज़। प्रोग्राम में टाइम हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का और वेलकम बैक। सो नाज़रीन प्रोग्राम में बात करेंगे सैफ चैंपियनशिप अंडर 19 के मैचेस की जो कि पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान हुआ और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रहा। माज दोनों ही टीम की तरफ से एक एक गोल रहा और इस तरह मैच बेनतीजा ही ख़त्म हो गया। जी हाँ, ये एक एक गोल से बराबर हो गया मैच। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले ही हाफ में मालदीव ने गोल कर दिया था और आखिरी लम्हात तक यकीन नहीं था कि पाकिस्तान मैच बराबर कर देगा, लेकिन शाहजहान ने पाकिस्तान की जानिब से एक शानदार गोल करके मैच बराबर कर दिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच गया है। पाकिस्तान पहला मैच जीत चुका है। नेपाल जो मेज़बानी कर रहा है सैफ चैम्पियनशिप की इस मरतबा अंडर 19 की, और पहला मैच जीतने के बाद पॉइंट सिक्योर किए थे और अब बराबर करने के बाद भी हमने एक पॉइंट सिक्योर किया है और हम सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। माज अगर अभी तक देखा जाए तो सैफ चैंपियनशिप अंडर 19 के अंदर पाकिस्तानी टीम की जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। मालदीव के साथ मैच बराबर तो हुआ लेकिन पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में रसाई करने में कामयाब रही है। और आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल की टीम जो है वो अब काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही है? जी हाँ, और मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगा, ये अंडर 19 टीम के जाने से पहले इनके हालात इतने मुश्किल थे कि इनके ट्राई आउट्स भी लेट हुए, जो ट्रायल्स थे वो भी देर से किए गए। इनके लिए जो नया मैनेजर अब शादाब इफ्तिखार मुकर्रर किया गया है, जिनको अभी हायर किया गया है, वो बहुत देर से इनके साथ टीम को उन्होंने ज्वाइन किया है और इनका कैंप भी जो लगा है उसको उतनी ट्रेनिंग करने का मौका नहीं मिला जितना अंडर 16 की टीम को और अंडर 23 की टीम को मिला था। तो यहाँ पे तो मैं कहूँगा कि अंडर 19 के खिलाड़ियों ने काफ़ी शानदार खेल का मुजाहरा किया। इस तरह की परेशानियों और मुश्किलों को फेस करने के बाद भी जो है सैफ चैंपियनशिप के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी हाँ, अभी तक तो बहुत अच्छा है। सेमीफाइनल तक रसाई मुमकिन हो गई है और वे वेरी होपफुल कि वो फाइनल में भी जगह बनाएंगे और ये टूर्नामेंट जीत कर वापस आएंगे। और शाहजहां का गोल आप कैसे देखते हैं माज? क्योंकि उस वक्त उन्होंने गोल किया जब लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच लूज कर चुका है। जी हाँ, ये मैच सेविंग उन्होंने गोल किया है और बहुत शानदार गोल था और इसको जितना भी वैल्यू किया जाए कम है। प्रोग्राम में मजीद बात करूंगा। नाज़रीन 6 मुल्की टूर्नामेंट में जो है सेमीफाइनल की जंग शुरू होगी और कल जो है मैदान सजेगा जहां पर पाकिस्तान और सऊदी अरब की वुमेंस टीम जो है एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होंगे। और माज अगर दोनों टीम्स की अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब जहां पर इतना फैसिलिटेट किया जाता है खिलाड़ियों को, पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में उनको शिकस्त देने की काबिलियत रखती है? काबिलियत बिल्कुल रखती है। हम 4 नेशन कप में भी उन्हें सरप्राइज़ कर चुके हैं। हमने उनके साथ ड्रॉ मैच खेला था और उसी मैच में हमारी कप्तान मारिया खान ने एक शानदार गोल किया था फ्री किक पे, जो बहुत सालों तक याद रखा जाएगा। अभी वो उन्हीं के लीग में ईस्टर्न फ्लेम्स की नुमाइंदगी भी कर रही हैं। तो शी इज़ वेल अवेयर ऑफ द कंडीशंस और उनको पता है कि इस मैच का मैग्नीट्यूड क्या है, हमारे लिए इस मैच की वैल्यू क्या है, क्योंकि अगर हम नहीं जीत पाते गॉड फॉरबिड तो हम टूर्नामेंट से एग्जिट हो जाएंगे। सऊदी अरेबिया सेमीफाइनल में चला जाएगा। हमें सऊदी अरेबिया को जीतना लाजमी हो चुका है। और जाहिर बात है माज टूर्नामेंट का सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल जो है वो हार और जीत का फैसला होता है। जो भी टीम हारेगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो पाकिस्तान को किस हिकमत अमली के साथ जो है मैदान में उतरना पड़ेगा सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब की टीम भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। जी हाँ, फैसिलिटीज़ और कंडीशंस देखी जाए तो सऊदी अरेबिया के पास हमसे बहुत ज़्यादा बेहतरीन वसाइल इस वक्त मौजूद हैं और वो हमसे ज़्यादा बेहतर कंडीशन में फ़ुटबॉल अपनी ख़वातीन को खिला रहे हैं। फिर भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों में आपको पता है एक फितरी सा जज्बा भी होता है और फिर महारत को जब उसके साथ एक हसीन सा इम्तिजाज हो जाता है
तो वो कुछ और ही निकल के आता है फुटबॉल फील्ड पर। हमें सऊदी अरेबिया को जीतने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रूर करना होगा। लेकिन माज अगर पास्ट की बात करूं या अब प्रेजेंट की बात करूं तो पास्ट में तो बिल्कुल भी फैसिलिटेट नहीं किया जाता था पाकिस्तान में फुटबॉलर्स को, लेकिन अब हालात कुछ बेहतर हुए हैं। अब अगर देखा जाए तो फुटबॉलर्स के लिए भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी काम किया जा रहा है। जी हाँ, इस मरतबा भी अगर आप देखें 2023 के सीज़न में अगर आप पाकिस्तान ख़वातीन फुटबॉल के मैचेस देखें तो पहले कभी भी इतने ज़्यादा मैचेस मुयस्सर आते नहीं थे। ये पहला मौका होगा, एज टू माई नॉलेज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि पहला मौका होगा कि एक सीज़न में हम 10 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे होंगे। माज फाइनली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और सऊदी अरब की टीम के दरमियान क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा और जीतने वाली टीम जो है वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। कल इन दोनों टीमों की जो है वो पंजा आजमाई होगी। दोनों टीम्स के खिलाड़ी काफ़ी एक्साइटेड हैं और काफ़ी पुरजोश भी हैं। हम दुआ भी करते हैं और तमन्ना भी करते हैं कि पाकिस्तान की टीम सऊदी अरब को शिकस्त देने के बाद सेमीफाइनल में रसाई करे और सेमीफाइनल के बाद फिर फाइनल में और फाइनल में कामयाबी हासिल करने के बाद इस टूर्नामेंट की फातह टीम बनकर पाकिस्तान पहुंचे। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। मंडे को एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे फुटबॉल की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखते रहें फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस।